जी हाँ दोस्तों, आखिर वो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट डिलिमिटेशन और परिसीमन को लाने के लिए, पारित कराने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए पहले टीएमसी को, उनके सांसदों को तोड़ा और उसके बाद महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ करके ये मैसेज दे रही थी कि परिसीमन बिल तो पारित हो जाएगा। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी सरकार ने परिसीमन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक फ्रंट फुट पर खेल रही थी, अचानक बीजेपी की कौन कौन सी सहयोगी पार्टियों ने उसे दबाव में लिया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और सोनम वांगचुक की पत्नी को यह लिखना पड़ा कि अब आएंगे अच्छे दिन, या अच्छे दिन आने की शुरुआत हो चुकी है। आखिर बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट हारने के बाद में बीजेपी किस तौर पर खुद को संभालने में लगी है, मगर इसी बीच में उसे एक और झटका लग गया। सब कुछ विस्तार से बताते हैं दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर संविधान संशोधन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार को लगता है कि जैसे हालात से वो दो चार है, जिस तरीके से जेनजी का आक्रोश है और बढ़ रहा है, जिस तरीके से सरकार घिरी है, जिस तरीके से उसकी झलक बिहार और दतिया में दिखी, ऐसे में वो 360 सांसदों के समर्थन में असमर्थ हो चुकी है, क्योंकि उसके सहयोगी सांसद भी उसे अब आंखें तरेरने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, डिलिमिटेशन बिल को सरकार ने रोक दिया। ये एक ऐसी घटना है जो मोदी शाह के रास्ते में अब तक 12 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार मोदी और शाह के उस महत्वाकांक्षी बिल को उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि इसे पारित होने को लेकर सरकार आश्वस्त थी नहीं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में सवाल उन 27 सांसदों का है, जिन 27 सांसदों के भरोसे बीजेपी को यह लगता था कि 360 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। मगर कहां गए वो 27 सांसद? अब दोस्तों, यहां है जनता के जागरूक होने और देश के युवाओं छात्रों को अपने अधिकार को लेकर निडरता से सरकार को घेरने के कारण सरकार का झुकना। वरना सारी मिनिस्ट्री मीडिया तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले से ही गुणागणित दिखा रही थी कि देखिए, सरकार के पास लोकसभा में 360 सांसदों का सपोर्ट हो चुका है, बस 2-3 सांसद बचे हैं, उसका जुगाड़ तो अमित शाह कर ही लेंगे। अब आप देखिए ना कि सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालकर विपक्ष के हंगामे के बीच ही अपने दूसरे बिल को ध्वनि मतों से पारित कराना शुरू कर दिया, मगर परिसीमन पर कदम खींच लिया। हालात ये हैं कि संसद में जवाबदेही से बचने के लिए सरकार अधिकांश बिल बिना चर्चा के ही पारित करा रही है और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति सरकार के एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं। विपक्ष के अधिकांश दलों ने वॉकआउट कर सरकार के इस कदम का विरोध किया, मगर सरकार को इससे क्या लेना देना। उधर छात्रों के लिए अनशन करके सरकार पर दबाव डालने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी ने सरकार पर बांकीपुर और दतिया चुनाव के हारने के बाद ऐसा प्रहार किया जिससे बीजेपी खेमा तिलमिला गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज भरे अंदाज में एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि क्या आखिरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। एक्स पर लिखा, क्या अब माहौल बदलना शुरू हो गया है। पहले जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद एक इस्तीफा हुआ, अब प्रशांत किशोर ने भाजपा के लंबे समय से मजबूत गढ़ बांकीपुर में उल्लेखनीय जीत दर्ज की है। एक नतीजा अपने आप में कोई क्रांति नहीं होता, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी दरारें यह संकेत देती हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है। क्या भारत अब राजनीति की नई परिभाषा चाहता है? क्या अच्छे दिन आखिरकार आने वाले हैं? दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ट्वीट में बहुत कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, सोनम की पत्नी के इस ट्वीट के दो मतलब है। पहला यह कि वह आगे आने वाले दिनों में सरकार को एक चेतावनी दे रही है कि अभी तो ये झांकी थी, असली पिक्चर बाकी है। दूसरा ये कि सरकार से वो कह रही है कि युवाओं, छात्रों और देश की जनता की आवाज़ को कुचलने का यही नतीजा होता है। अब दोस्तों, इसका दूसरा पहलू यह है कि जो कुछ चल रहा है उसका एहसास सरकार को अच्छे से है, इसीलिए अब फूंक फूंक कर कदम उठाने के चाह में है। सरकार को यकीन हो चुका है कि उसका केंद्र की सत्ता में जब तक चाहे तब तक बने रहने वाला डिलिमिटेशन वाले फार्मूले के पीछे का सच जनता और जेनजी भी जान चुका है, समझ चुका है। ऐसे में भाजपा को अपने सहयोगियों पर भी जो एक यकीन था, एक भरोसा था
वो भरोसा डगमगा गया। वो सपोर्ट करेंगे नहीं या करेंगे, क्योंकि देश के जेनजी का शिकार तो वो भाजपा के सहयोगी भी होंगे, इसीलिए उसके सहयोगी अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारने से बच रहे हैं। इसीलिए सरकार को मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा। मगर दोस्तों, एक कहावत है ना कि वो सबसे जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। अब देखिए ना, सरकार ने अपना फोकस पलट दिया और संसद में जो बिल हंगामे के बीच पारित हो सकते थे, झटाझट उसे पारित कराना शुरू कर दिया। अभी तक सरकार हंगामे और विरोध के बीच में लोकसभा में 5 बिल पारित करवा चुकी है। इसमें एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष ने तो साथ दिया, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले बिल पर डीएमके को छोड़कर अधिकांश दलों ने वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बीच ही अप्रोप्रिएशन बिल पारित किया गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संशोधन विधेयक को भी हंगामे और शोर शराबे के बीच सरकार ने पारित करा लिया। दोस्तों, संसद के दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। वहां भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भिड़ंत करते रहे। चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, मगर सरकार जवाब देने के बजाय अपने बिल पारित कराती रही। सरकार के एजेंडे में एक महत्वपूर्ण अब बिल बचा है। अब दोस्तों देखिए ना कि सरकार की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था, जिस सवाल को लेकर के विपक्ष जनता की आवाज बनकर, देश के छात्रों की आवाज बनकर संसद के भीतर सरकार से पूछ रहा है कि आप जवाब दे दीजिए जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे पर, आप जवाब दे दीजिए पुलिस की बर्बरता पर, आप जवाब दे दीजिए पायलट गन और AK-47 चलवाने पर, आप जवाब दे दीजिए कि जनता के हित की रक्षा क्यों नहीं करते। मगर संसद में सन्नाटा, सत्ता पक्ष की तरफ से खामोशी है। न तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उस पर जवाब दे रहे हैं, न ही दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री। तो ये ऐसी स्थिति है दोस्तों, जिस स्थिति में सरकार ने खुद को मजबूर पा करके अब सिर्फ उन बिलों पर फोकस कर दिया जिस पर वो लगता है कि इस पर वोटिंग के बिना पारित हो सकता है। मगर डिलिमिटेशन, परिसीमन बिल, ये ध्वनिमत से पारित होने वाला बिल नहीं है, संविधान संशोधन है ये। और इस संविधान संशोधन में 360 सांसदों की जरूरत लोकसभा में बीजेपी को है, एनडीए को है, जो कि उसके पास नहीं है। तो दोस्तों, ये सब कुछ बदला कैसे, ये सारा बदलाव हुआ कैसे, कैसे बीजेपी बैकफुट पर आई, कैसे उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अधर में छोड़ने में ही भलाई समझी। इसका एक ही बड़ा कारण है चौतरफा घिरी केंद्र की सरकार। आपने देखा, युवा जिनजी छात्रों की शक्ति के आगे सिर्फ बीजेपी ने हथियार नहीं डाले, बल्कि अब उनके वोटर्स भी भाजपा के लिए समर्पण करने वाला हथियार उन्होंने डाल दिया है। यानी कि बीजेपी के लिए जो कहते थे कि हम 500 रुपये में पेट्रोल खरीद लेंगे, डीजल खरीद लेंगे, बस बीजेपी मोदी शाह जो कर रहे हैं योगी अल्पसंख्यक से जोड़ करके वो करते जाएं। मगर दोस्तों, अब उनको भी समझ आने लगा और इसकी झलक बिहार ने, बांकीपुर ने अच्छी से समझा दी। आप देखिए ना, बांकीपुर में लगभग 1/3 वोटर शहरी जेनजी उम्र के ग्रुप में आते हैं, 1/3। और ये वही ग्रुप है जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। ये युवा अकेले नहीं हैं, उनके माता पिता जो अलग अलग पीढ़ी के हैं और शायद बीजेपी के समर्थक रहे, वो भी अपने बच्चों के लिए घटते मौके और विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की सख्ती से उतने ही प्रभावित हुए हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं, जो टीवी डिबेट पर बैठ करके मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने कुछ भी बकते हैं, कुछ भी ओल फोल, कुछ भी थेथराई करते हैं कि साहब ये तो 2, 4, 5, 10 हज़ार छात्र थे, उसमें से ज़्यादातर तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, इनके कहने से सारी चीज़ें थोड़ी हो जाएंगी। तो हो गई ना धर्मेंद्र प्रधान जी का, हो गया ना बिहार का, हो गया ना मध्य प्रदेश का। दोस्तों, दरअसल अगर यही खुद को इंटेलेक्चुअल मानने वाले लोग सिर्फ सटीक विश्लेषण कर दें बिना किसी का पक्ष लिए हुए, यही देश पर बड़ा एहसान होता। मगर देश के साथ ये क्या कर रहे हैं आप तय कीजिए। अब इतना ही नहीं दोस्तों, हालात तब और बिगड़ गए जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन ने जेनजी प्रदर्शनकारियों को क्या कहा था इन्होंने, ये तो वायरस और कॉकरोच हैं, ये देश को तोड़ने वाला गैंग। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बात करता है कि ये वायरस है, कॉकरोच है, देश को तोड़ने वाला गैंग है। तो फिर जब ये कॉकरोच वायरस इस सड़ी गली व्यवस्था को चकनाचूर करने पर आया, तो सिर्फ उसने इस सड़ी गली व्यवस्था को चकनाचूर नहीं किया, बल्कि उसने भाजपा के उस अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया जिसमें वो कहते थे कि बांकीपुर पर तो बीजेपी की तरफ से कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए वो भी जीत जाएगा। अब देखिए ना, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी दशकों तक इंतजार करते रही,
सीएम बनाकर उसने एक और गलतफहमी के साथ अहंकार पाल लिया था कि अब उसे नीतीश के सहारे की बिहार में ज़रूरत नहीं होगी, अकेले दम पर वो बिहार को जीत सकती है। मगर आपने देखा कि सालों तक मजबूत संगठन, बड़े सोशल बेस वाली पार्टी होने के बावजूद उसे पिछड़ी जातियों, खासतौर पर गैर यादव, कुर्मी, कोयरी समुदाय के उस सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी बीजेपी को, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने बनाया था, मगर भाजपा उसको पा नहीं सकी। नतीजतन नीतीश का वोटर भाजपा के विरुद्ध गया और नतीजा आपके सामने है। ऐसे में दोस्तों, संसद में परिसीमन बिल को ला करके भाजपा शीर्ष नेतृत्व अपनी थूथू से बचने के लिए ही इस बिल को ठंडे बस्ते पर डालने पर मजबूर हुआ। देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी अकल वाला फैसला लिया, लेकिन वो कहते ही ना कि अकल आई तो क्या आई जब 1000 तरह के ठोकर लग गए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर दरअसल बीजेपी ने अपनी आने वाली बहुत ज्यादा मुश्किलों को कम किया था। जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो नैतिकता के आधार पर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस्तीफा दिया, नो, भाजपा ने परेशान होकर के जेनजी के आक्रोश के सामने आत्मसमर्पण करके मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया था। और अब जिस तरीके से बीजेपी का रवैया अभी भी बना हुआ है, अभी भी उसे होश नहीं आ रहे। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में डिलिमिटेशन और परिसीमन बिल, संविधान संशोधन विधेयक जो कि भारतीय जनता पार्टी ला रही थी, उसे अगर ठंडे बस्ते में डालती है तो फिर यहां आप सोनम वांगचुक की पत्नी की वो बात याद रखिए कि लगता है अब अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है, लगता है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, लगता है अब इन्हें इनकी अकल ठिकाने आई है और इनको ये लगने लगा है कि हमने अब तक जो कुछ किया अब वो देश में चलने वाला नहीं। दोस्तों, इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी इस देश के वोटर हैं और जो वोटर नहीं वो आने वाले कुछ ही साल में 18 की एज तक पहुंचने तक जेनजी, अल्फा जेन वोटर बन ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ज़रूरी है आपकी निगाह हालात पर हो, ख़ास तौर पर जिन लोगों को देश के टैक्स के पैसे पर बिठाया गया है कि देश चलाएं, वो कर क्या रहे हैं। ज़रूरी है कि उनके काम की निगहबानी, उनके काम के ऊपर निगाह रखी जाए। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने अधिकारों को पहचानें, जागरूक रहें, आसपास के लोगों को जागरूक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।